हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन रैंक बूस्टर सीरीज। तो इस सीरीज का ये 7th लेक्चर है और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ रेयर बट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द सेकेंडरी वैलेंसी एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O रेस्पेक्टिवली आर। तो देखो, यहाँ पे अपने को बताना है कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O मतलब ब्लू विट्रियोल में सेकेंडरी वैलेंसी कितना है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स बताना है। तो देखो, अगर कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, लैटिस है। तो अगर एक लैटिस के अंदर एक यूनिट को देखा जाए तो देखो, एक यूनिट में देखेंगे तो कॉपर पे 2+ चार्ज है और इसमें से देखेंगे तो 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कनेक्ट है। ये दूसरा वाला भी H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तीसरा H2O भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है और चौथा वाला पानी है वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। बच गया जो सल्फेट और एक पानी। तो देखो, सल्फेट कैसे कनेक्ट है इसके साथ। तो यहाँ पे H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, O पे माइनस, ऐसा है। और एक और सल्फेट है इसमें, इसके साथ कनेक्ट कैसे, यहाँ पे देखो S O पे माइनस है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O पे माइनस। तो देखो, दो दो सल्फेट दिख रहा है लेकिन फॉर्मूले में तो एक ही है। तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो सल्फेट है, एक सल्फेट इसका केवल 50% कंट्रीब्यूशन है, मतलब 1/2 कंट्रीब्यूशन है। कैसे, तो यहाँ पे देखो, ये जो सल्फेट है एक इसको लोन पेयर डोनेट करता है और एक ऐसा ही कोई दूसरा यूनिट होगा एज इट इज ऐसा ही, उसको अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अपने इस एक यूनिट में कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 50% का, आधे का आ रहा है। तो देखो, ऐसा ही एक और सल्फेट होगा जो इसको इधर से डोनेट कर रहा है, समझे। और इस सल्फेट का एक ऑक्सीजन दूसरे किसी ऐसे ही यूनिट को डोनेट कर रहा है अपना लोन पेयर, जो कॉपर 2+ होगा और उसके बाकी बैलेंस ही होंगे ऐसे। तो यहाँ पे देखो, एक कॉपर 2+ होगा, बाकी इसका अपना बैलेंस ही होगा जो। तो देखो, होगा क्या, ये जो सल्फेट है ओवरऑल इसका कंट्रीब्यूशन है 50%। और जो नीचे वाला सल्फेट है यहाँ पे जो दिख रहा है इसका कंट्रीब्यूशन भी कितना है, 50%, मतलब 1/2। तो सल्फेट ओवरऑल कितना है एक यूनिट में, तो हाफ प्लस हाफ मिलाएंगे तो एक सल्फेट आ जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूले में एक ही सल्फेट दिख रहा है। अब यहाँ से देखो, जो एक पानी बच गया है, तो पानी क्या करता है, ये जो स्ट्रक्चर है यूनिट, एक यूनिट है, इसके इसके जो सल्फेट में ऑक्सीजन दिख रहा है उसके साथ H बॉन्डिंग करता है, समझे, H बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट होता है। और ऐसा ही दूसरा कोई स्ट्रक्चर है उसके साथ H बॉन्डिंग करेगा ये, समझे। तो एक पानी का जो मॉलिक्यूल है H बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि कॉपर कितना टोटल बॉन्ड बना रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो गया 6। और कितने पानी जो है H बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड है, तो सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल जो है H बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड है। तो 6 और 1, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 6 and 1। तो यहाँ पे देखो, इसका आंसर होना चाहिए 6 and 1। अब यहाँ पे देखो, इसमें और क्या मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो बोल सकता है कि क्या ये जो कॉम्प्लेक्स है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो पानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके जो बॉन्ड बना रहा है इसका बॉन्ड लेंथ मान लो x है, और जो सल्फेट का ऑक्सीजन जो है इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो बॉन्ड बनाया इसका बॉन्ड लेंथ अगर y मानेंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ x और y बराबर नहीं आएगा, समझ गए, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड लेंथ है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है ये, समझ गए, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 दिया है, बोल रहा है कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ निकल 2+ इज कैरिड आउट बाय डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम
in the presence of NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ये बात तो करेक्ट है कि जो निकल 2+ आयन होता है इसका आइडेंटिफिकेशन जो हम लोग करते हैं वो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम से करते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। और डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम जो है वो बेसिक मीडियम में होता है, समझ गए, लाइटली थोड़ा सा अल्कलाइन मीडियम होता है। तो थोड़ा सा बेसिक मीडियम होने की वजह से यहाँ पे ग्लाइऑक्सिमेट आयन बन जाता है, स्लाइटली बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो स्लाइटली बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम कर देगा, तो ये आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, मतलब डी प्रोटोनेशन हो गया है। अब यहाँ पे जो निकल इसके साथ क्या करेगा, इसके साथ निकल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, एकदम ब्राइट रेड कलर का पीपीटी बनेगा यहाँ पे, समझे, रोजी रेड कलर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो निकल है, निकल 2+ इस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखेगा CH3, यहाँ पे देखो C, और ये CH3, ये भी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH, और यहाँ पे O पे माइनस। ऐसा ही एक और इधर लिख लो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट CH3 C CH3, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N OH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N O पे माइनस। तो देखो होगा क्या यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो निकल को अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर निकल 2+ के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। ऐसे ही इधर से भी नाइट्रोजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा, किसका लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है निकल 2+ के साथ, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब ये जो आपस में दिख रहा है यहाँ पे O- और H, तो इनके बीच H बॉन्डिंग हो जाता है, और ऐसे ही ये वाला जो O- है और इस H के साथ H बॉन्डिंग हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल कितने रिंग बन रहे हैं, 4 रिंग बन रहा है, 4 रिंग। और 4 रिंग में याद रखना, यहाँ पे ए वाला जो रिंग है इसमें कितने कार्बन है, सॉरी कितने एटम है, तो 5 मेंबर का ये रिंग है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का ये रिंग है। ए वाला भी रिंग क्या है, 5 मेंबर रिंग है। तो 4 रिंग बनेंगे, 2 रिंग 5 मेंबर का है, 2 रिंग इसमें 5 मेंबर का है, और 2 रिंग जो है 6 मेंबर का है, 2 रिंग जो है 6 मेंबर का है। कौन सा, जो एच बॉन्डिंग के थ्रू बना है यहाँ पे, ये वाला जो रिंग है वो 6 मेंबर का है, काउंट कर लो, टोटल 6 एलिमेंट मिलेंगे, और इसमें भी 6 मेंबर का रिंग है, और ये वाले 5 मेंबर रिंग थे। और इस कॉम्प्लेक्स का रोजी रेड कलर आता है, जिससे अपने को पता चल जाता है कि निकल 2+ आयन प्रेजेंट है। और देखो अगर जैसे इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करोगे, बेसिक मीडियम से जैसे इसको एसिडिक मीडियम पीएच 7 से कम करोगे, 6 5, मतलब पीएच घटाते जाओगे, तो एसिडिक मीडियम होगा, और एसिडिक मीडियम में क्या होगा, H+ मिलेगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। जैसे ही इसको H+ मिलेगा, यहाँ पे H+ मिलेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, धीरे धीरे टूट जाएगा, और Na2 जो निकल 2+ आयन है वो फ्री होने लगेंगे, मीन्स जो रेड कलर था वो डिसअपियर होने लगेगा। तो इसके लिए मीडियम जो होता है अल्कलाइन थोड़ा सा होना चाहिए, पीएच 8 9 के आसपास होता है, तब तो ये रोजी रेड कलर का अपने को पीपीटी दिखता है। जैसे एसिडिक मीडियम करोगे पीपीटी जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा, कलर दिखना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट 2, द डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम इज ए बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। तो देखो ये बाइडेंटेड लिगेंड तो है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रल लिगेंड है क्या, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम जो है न्यूट्रल नहीं है, एनायनिक लिगेंड है, इस पे यूनिट निगेटिव चार्ज है, समझ गए, न्यूट्रल कर दोगे तब तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, अगर इसको H यहाँ पे लगा देते हो तो रिएक्शन नहीं करेगा, समझे। तो यूनिट निगेटिव मतलब एनायनिक लिगेंड है, न कि न्यूट्रल लिगेंड। तो स्टेटमेंट 1 इसका करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन एटम्स इन द कंपाउंड्स A B एंड C रेस्पेक्टिवली आर।
एक्स वाई एंड जेड, द सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज। यहाँ पे जो ए लिखा है, देखो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा प्रोसेस है, फॉलो करो। यहाँ पे निकल जो सोडियम है पे +1 चार्ज होता है, तो 4 सोडियम की वजह से +4 आ जाएगा। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, एक्स मान लो। साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, तो 5 साइनाइड है, तो -5 लिखेंगे। और जो NOS है वो देखो क्या है, इन नाइट्राइट जो लिगेंड होता है ना, उसमें एक ऑक्सीजन को हमने क्या किया है, सल्फर से रिप्लेस कर दिया इसमें। तो यहाँ पे नाइट्राइट को सल्फर से रिप्लेस करने से क्या होता है, आयोनाइट्राइट बन जाता है। तो यही लिखा है NOS, इस पे भी निगेटिव चार्ज है, एनायनिक लिगेंड है, तो इसका चार्ज हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज का सम क्या कर, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का प्लस लिगेंड का चार्ज इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू आया +2। तो देखो x का वैल्यू आ गया +2। अब बी के केस में देखो, जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे देखो सोडियम जो 4 है उसके वजह से +4 आ जाएगा, प्लस आयरन जो है मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट x है, इसका y, इसका तो बोला है y, तो मानना क्या है y लिख लो यहाँ पे। तो ये लिख लिया y प्लस ये जो O4 है वो ऑक्साइड है, समझे। तो एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो 4 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू आ रहा है +4। सी वाले को देखेंगे तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है। यहाँ पे देखो कार्बोनिल कंपाउंड में अगर देखेंगे तो मान लो यहाँ आयरन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जेड है, तो टोटल 2 आयरन है, तो हो जाएगा 2Z प्लस, यहाँ पे तो CO पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 × 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से Z का वैल्यू आया 0। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, और तीनों का सम बता दो। तो x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 4 और z का वैल्यू है 0। तो इनका सम करने पे आएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर ए D4 मेटल आयन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। तो यहाँ पे देखो जो D4 मेटल आयन है इसका ऑक्टाहेड्रल फील्ड में रखा गया है, मींस ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हुआ है। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो देखो सबसे पहले इसका ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग करा दो। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कराएंगे तो ये बन गया T2G और ये हो गया EG सेट। अब यहाँ पे देखो दे रहा है कि स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम होने की वजह से देखो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। देखो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं कराना है। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे फिल होगा, देखो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। चौथे इलेक्ट्रॉन को जंप करा देना है, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन इजिली जंप कर जाएगा। तो यहाँ से T2G में आएगा 3 इलेक्ट्रॉन और EG में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे लिख के दिया है T2G में 4 और EG में 0, मीन्स ये वाला इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में बोल रहा है देखो पेयरिंग एनर्जी कम है, अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो यहाँ पे पेयरिंग कराएंगे, समझे। और 4 इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग कराएंगे तो देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4, और EG में इलेक्ट्रॉन आ रहा है 0, मीन्स यहाँ पर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखना चाहिए, तो ये भी गलत लिख के दिया है। जो थर्ड वाला है उसमें बोल रहा है पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम, तो वो तो ऑलरेडी हमने किया था यहाँ पे ऐसा, तो ये भी गलत लिख रहा है। और फोर्थ केस में बोल रहा है स्प्लिटिंग एनर्जी कम है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो देखो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे। अब पेयरिंग नहीं कराएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा दिखेगा, देखो पेयरिंग नहीं कराया था ना इसमें, तो यहाँ पे ऐसा ही लिख के दिया है, मीन्स ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द एक्सियल लिगेंड्स along the z axis from an octahedral complex leads to
विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लिटिंग पैटर्न रिलेटिव ऑर्बिटल एनर्जीज नॉट ऑन स्केल। यहाँ पे रफली बनाया है, समझे, वही लिखा है यहाँ पे। तो देखो करना क्या है, जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, कोई भी मान लो सेंट्रल एटम है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना होगा। यहाँ पे लिगेंड मान लो L1, L2, L3, L4, L5 एंड L6। तो बोल रहा है जो जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड है, मींस L5 और L6, इनको कंप्लीटली रिमूव कर रहा है। L5 और L6 को रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। L1, L2, एल L4 हो जाएगा, ये है L3। तो देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे स्प्लिटिंग भी कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। तो अगर स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग आता है तब तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन सीधे बन गया। देखो स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग में सबसे लोएस्ट एनर्जी पे कौन आ जाता है, डी एक्स डी एक्स जेड, डी वाई जेड सबसे कम एनर्जी पे होते हैं। इससे ज्यादा एनर्जी किसका होता है, डी जेड स्क्वायर। इससे ज्यादा एनर्जी किसका होता है, डी एक्स वाई। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अच्छा एनर्जी का ये सीक्वेंस क्यों आता है, ऐसा सीक्वेंस मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी का ये सीक्वेंस ऐसे क्यों आता है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ सकते हो। देखो हमने जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड हटा दिया, तो जो भी लिगेंड बचे हैं, ए अपना है एक्स एक्सिस, इसको मान सकते हैं। देखो ए अपना एक्स एक्सिस है और ए वाई एक्सिस है। अच्छा ऐसे नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा इसको घुमा दो, रोटेट कर दो 45 डिग्री से, तो यहाँ पे ऐसे तो दिखने लगा ना। यहाँ पे देखो L1, L2, L4, L3। तो देखो एक्स एक्सिस, यही तो बोल रहा था एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोल दो। तो ये बोर्ड के जो परपेंडिकुलर बाहर की ओर जो आएगा वो जेड एक्सिस आएगा। तो जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड को हटा दिया तो जो कॉम्प्लेक्स बचा कैसा दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर। तो देखो जो भी लिगेंड आएंगे इसके साथ बॉन्ड बनाने, तो एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, और कौन से एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग होगा उसमें बहुत ज्यादा रिपल्सन लगेगा, क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, डी ऑर्बिटल में। तो जो ऑर्बिटल के अलोंग और देखो जो ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग है उनमें सबसे ज्यादा रिपल्सन फेस करना पड़ेगा, तो उनका ज्यादा एनर्जी बढ़ेगा। तो एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग कौन से ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का बढ़ेगा। इससे थोड़ा कम एनर्जी किसका होगा, डी एक्स वाई का। क्योंकि देखो डी एक्स वाई ऑर्बिटल जो होता है वो तो एक्सिस के अलोंग नहीं होता है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है, समझे, 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे। तो इसमें भी रिपल्सन लगेगा लेकिन थोड़ा कम, समझे। और इससे भी कम एनर्जी किसका होगा, डी जेड स्क्वायर का। क्योंकि देखो डी जेड स्क्वायर जो है वो तो परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई प्लेन के। तो यहाँ पे ऐसे देखो बोर्ड के बाहर की ओर होगा, और ये जो दिख रहा है प्लेन उसके अंदर की ओर। और इसका जो रिंग होता है ना, डीजेड स्क्वायर का जो रिंग है, सर्कुलर रिंग, वो एक्स वाई प्लेन में होगा। तो इस रिंग में जो है थोड़ा सा रिपल्सन लगता है, रिंग में रिपल्सन की वजह से इसका एनर्जी थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डी एक्स जेड एंड वाई जेड। और डी एक्स जेड वाई जेड में सबसे कम एनर्जी आ जाएगा, समझे। तो इसको याद रख सकते हो कि स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग में सबसे कम एनर्जी किसका होता है, डी एक्स जेड वाई जेड। इससे थोड़ा ज्यादा होता है डी जेड स्क्वायर, इससे थोड़ा ज्यादा होगा यहाँ पे डी एक्स वाई का, डी एक्स वाई का। और सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द कॉम्प्लेक्स आयन दैट विल लूज इट्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ इट्स मेटल टू प्लस थ्री स्टेट इज। तो यहाँ पे देखो ये लिगेंड जो दिया है ना,
ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और यहाँ पे अपने को बोला है कि इग्नोर पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना है कि अगर मेटल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर उसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाते हैं, +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो CFSC का लॉस होता है। समझे, CFSC लॉस करेगा, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो देखो CFSC कब घटेगा, जो भी कॉम्प्लेक्स दिया है वो ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे T2G सेट और EG सेट में स्प्लिट हो जाता है d ऑर्बिटल। तो देखो अगर हम बात करें कि CFSC में स्टेबलाइजेशन किसके वजह से आता है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन T2G में जाता है तो पर इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेशन आता है -0.4 ऑफ डेल्टा O, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर EG में जाता है तो EG में जाने से एनर्जी बढ़ जाता है, समझ गए, डीस्टेबलाइजेशन आता है, और पर इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइजेशन आता है 0.6 ऑफ डेल्टा O। तो यहाँ पे देखो CFSC का लॉस कब होगा, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन तुम निकाल रहे हो और O ऑर्बिटल है T2G सेट, T2G सेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो यहाँ पे लॉस होगा CFSC का। अगर EG से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, समझे, तो यहाँ पे CFSC का गेन होगा, फायदा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे रहे हो, CFSC बढ़ जाएगा। लेकिन अगर T2G से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो यहाँ पे लॉस होगा CFSC का। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें है निकल 2+, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d8। तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन अगर भरते हैं यहाँ पे, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 3 पेयर बना दिए और 7वां 8वां इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। तो देखो T2G सेट है और EG सेट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा जिस इलेक्ट्रॉन का, तो EG सेट में जितने इलेक्ट्रॉन है उनका एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू T2G सेट वाले इलेक्ट्रॉन से। तो जो इलेक्ट्रॉन है EG सेट से निकलेगा, और EG सेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे लॉस नहीं प्रॉफिट होगा CFSC का। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन में देखो कोबाल्ट 2+ है, कोबाल्ट 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3d7। यहाँ पर भी देखेंगे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा के इलेक्ट्रॉन भरो। तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन है, अब EG सेट में एक इलेक्ट्रॉन है और T2G सेट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे कोबाल्ट से, कोबाल्ट को 2+ से कोबाल्ट 3+ में ले जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, EG सेट का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब यहाँ पर भी लॉस नहीं प्रॉफिट होगा CFSC का। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। जो थर्ड वाला है यहाँ पे देखो, थर्ड में क्या है, जिंक 2+ दिया है, और जिंक 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो 3d10 है। यहाँ पर तो T2G और EG पूरा का पूरा भरे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे EG से निकलेगा, मीन्स यहाँ पर भी लॉस नहीं होगा, CFSC का फायदा ही होगा। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। जो फोर्थ वाला है इसको देखो, यहाँ पे आयरन है +2 में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 3d6। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना T2G और EG सेट में, तो देखो T2G सेट में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 3 पेयर बन जाएगा, EG में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे, आयरन 2+ से अगर बनाना चाहते हो आयरन 3+, तो अपने को T2G सेट से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और T2G सेट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से तो स्टेबलाइजेशन आ रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो स्टेबलाइजेशन का लॉस होगा, मतलब CFSC का लॉस होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, फर्स्ट लिखा है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeH2O का होल 6 2+ एंड CrH2O का होल 6 2+ आर नियरली सिमिलर। अच्छा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर सेम करना है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो आयरन 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 3d6, और 3d6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो पानी वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग तो कराएगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन भर के देख लो T2G और EG सेट में, 1 2 3 4 5, और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं, 4। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू आया 4।
और ऐसे ही क्रोमियम 2+ में चेक करो तो क्रोमियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d4 और इसमें भी पेयरिंग तो होगा नहीं, तो 4 इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो चारों अनपेयर्ड ही हो जाएंगे, समझ गए, चारों अनपेयर्ड है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में आ रहा है, मीन्स स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम आ रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। सेकंड बोल रहा है द जेम स्टोन रूबी हैज एल्यूमिनियम 3+ आयंस ऑक्युपाइंग द ऑक्टाहेड्रल साइड ऑफ बेराइल। तो देखो यहाँ पे जो जेमस्टोन रूबी होता है उसमें क्रोमियम 3+ आयन ऑक्टाहेड्रल साइड को ऑक्युपाई कर रहा है, इसमें बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो रूबी होता है जेमस्टोन उसमें एल्यूमिनियम जो होता है एल्यूमिनियम 3+ ऑक्टाहेड्रल साइड को ऑक्युपाई करता है और कहीं कहीं थोड़ा सा एल्यूमिनियम 3+ को क्रोमियम 3+ से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये तो वैसे ही स्टेटमेंट गलत हो गया और यही अपना आंसर बनेगा, समझे, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछ रहा था। और बेराइल जो होता है ये तो अलग ही क्रिस्टल है, तो रूबी को याद रखना, रूबी में क्या होता है एल्यूमिनियम 3+ का जो होता है ऑक्टाहेड्रल साइड को ऑक्युपाई करता है और कहीं कहीं उसको क्रोमियम 3+ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलो इसके बाद यहाँ पे देखो थर्ड में क्या है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इसका पूछ रहा है। तो देखो अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, निकल पे 2+ चार्ज है तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट तो इतना ही आएगा 2.83। और फोर्थ में बोल रहा है द कलर ऑफ COCl NH3 5 2+ इज वॉयलेट एज इट एब्जॉर्ब येलो लाइट, सही बात है। तो कोबाल्ट जो 2+ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे कोबाल्ट 2+ तो ये वॉयलेट कलर का होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा वायलेट कलर का। और रीजन बोल रहा है वायलेट कलर है, क्या रीजन है, क्योंकि ये येलो कलर एब्जॉर्ब किया है, तो सही बात है। वायलेट का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है येलो, मीन्स येलो कलर एब्जॉर्ब किया होगा तो वायलेट कलर दिख रहा है, सही बात है। चलो तो इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट बताना था, मीन्स सेकंड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल नॉट कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर आयन डायरेक्टली इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो कितने पानी के जो मोलिक्यूल है डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड नहीं है एक, और वही एक जो वाटर मोलिक्यूल है H बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द कंपाउंड दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स इज। तो देखो यहाँ पे कल वाले क्लास में हमने देखा था जो सिस्प्लेटिन होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, समझ गए। जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होगा तो यहाँ से चेक कर लो कौन सा सिस्प्लेटिन है। यहाँ पे देखो सिस्प्लेटिन दिख रहा है, ये वाला सिस फॉर्म, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द फॉलोइंग लिगेंड इज, यहाँ पे लिगेंड दिया है और बोल रहा है इसका डेंसिटी बताओ। अच्छा देखो लिगेंड में कितने डोनर साइट है, इफेक्टिव डोनर साइट, तो यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन ए वाला भी डोनर साइट है, ए वाला भी है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, समझे। तो ओवरऑल 4 डोनर साइट इसमें दिख रहा है। अगर सेंट्रल एटम यहाँ पे लेंगे तो सब डोनेट करके यहाँ पे इजिली क्या कर सकते हैं, ये भी डोनेट कर लेगा सेंट्रल एटम को। तो यहाँ पे जो लिगेंड है अकेले 4 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो डोनर साइड कितने हैं, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ये जो लिगेंड है कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है 4, तो इसका डेंसिटी हो जाएगा 4, मतलब टेट्रा डेंटेड लिगेंड हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द इलेक्ट्रोलाइट्स यूजुअली यूज्ड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो गोल्ड और सिल्वर का हम लोग प्लेटिंग कराते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स यूजुअली हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर गोल्ड का प्लेटिंग कराना है तो वहां से Au+ आयन, और सिल्वर का प्लेटिंग कराना है तो Ag+ आयन अपने को रेगुलेटेड अमाउंट में मिलनी चाहिए, मतलब कंट्रोल्ड वे में मिलने चाहिए, बहुत स्लो इसका कॉन्सेंट्रेशन मिले और रेगुलर मिलता रहे। तो ये कब मिलेगा, जब सिल्वर और गोल्ड का कोई स्टेबल कॉम्प्लेक्स हम लोग लेंगे, समझे। तो यहाँ पे इसका जो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स होता है वो काफी स्टेबल होता है, जो गोल्ड है उसका साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स काफी स्टेबल होता है, और साथ ही साथ जो सिल्वर है
इसका भी साइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो काफी स्टेबल होता है। तो इसका जो साइनो कॉम्प्लेक्स होता है गोल्ड और सिल्वर का, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं। बाकी जो दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स लेंगे हाइड्रोक्साइड या क्लोराइड या फिर अमोनिया के साथ, तो वो उतना स्टेबल नहीं होता है। उससे क्या होता है, अपने को गोल्ड और सिल्वर का ज्यादा अमाउंट मिल सकता है आयनिक फॉर्म में। एजी एजी प्लस या एयू प्लस का क्या होता है, ज्यादा अमाउंट मिल जाता है, तो स्लो और रेगुलेटेड अमाउंट नहीं मिलता है, जिसके वजह से उतना इफेक्टिव इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं हो पाता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, जिसमें गोल्ड और सिल्वर का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विल्किंसन कैटलिस्ट इज, यहाँ पे ईटी बोल रहा है C2H5 है। तो देखो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, ये यहाँ पे देखो विल्किंसन कैटलिस्ट में सेंट्रल एटम रोडियम होता है और तीन लिगेंड होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। समझ गए, ये तीन लिगेंड ए हो गया और एक होता है क्लोराइड। तो अगर देखेंगे ना तो विल्किंसन कैटलिस्ट का तो ये फॉर्मूला है, जिसको नहीं पता है वो याद कर ले। और यहाँ पे देखो जो रोडियम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखोगे, रोडियम का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से देखेंगे तो DsP2 आएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका। लेकिन स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है लेकिन फिर भी रेगुलर नहीं है, डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। होता क्या है यहाँ पे देखो, अगर स्क्वायर प्लेनर रेगुलर बनाते हैं तो यहाँ पे लिगेंड का साइज थोड़ा छोटा रहेगा तब बन जाता, लेकिन ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्या है, बड़े साइज की लिगेंड है। यहाँ पे देखो ये तीन तीन फिनाइल लगे हैं, ऐसे ही ऐसे देखो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बहुत बल्कि लिगेंड हो गया। अब यहाँ पर भी ऐसा ही पी एस थ्री लगाओगे ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, यहाँ पर भी लगाओगे पी एस थ्री। तो इतने बड़े बल्कि ग्रुप यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है रिपल्सन होगा। तो एंगल क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे तो Cl है, तो यहाँ पे रेगुलर स्क्वायर प्लेनर तो नहीं बन पाता है, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर होता है। तो इस बात को याद रखना, आगे इन फ्यूचर बोल सकता है हाइब्रिडाइजेशन तो DsP2 बोल देना। तो देखो कुछ और कॉम्प्लेक्स है जिसको याद रखना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दे, जैसे जिस सॉल्ट, समझे, जिस सॉल्ट। तो जिस सॉल्ट को देखोगे तो यहाँ पे देखो पोटेशियम, और यहाँ पे सेंट्रल एटम जो होता है प्लेटिनम होता है। तीन क्लोराइड होंगे और एक होगा C2H4, इथीन, C2H4, एक लिगेंड C2H4 होगा और तीन क्लोराइड होंगे और एक सेंट्रल एटम है प्लेटिनम। तो जिस सॉल्ट का सीधे फॉर्मूला पूछे तो इसको लिख देना। और इसमें भी क्या होता है, इसका भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। और देखो यहाँ पे जो प्लेटिनम है तीन क्लोराइड के साथ ऐसे बॉन्ड बनाया है, Cl- जो क्लोराइड आयन है यहाँ पे कनेक्ट है। और जो इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इथीन क्या करता है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करता है, नॉन क्लासिकल लिगेंड है। तो पहले बोलेगा इसमें कोई नॉन क्लासिकल लिगेंड है क्या, तो हाँ इथीन क्या है, नॉन क्लासिकल लिगेंड। तो देखो नॉन क्लासिकल लिगेंड है, अपना लोन पेयर डोनेट किया। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि इसका एंटी बॉन्डिंग जो पाई है उसका पाई स्टार होगा। पाई का क्या होगा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग होता है कि नहीं। तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में क्या करेगा, जो प्लेटिनम है वो भी तो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। इसके जो डी ऑर्बिटल होंगे प्लेटिनम के, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे। तो देखो बैक डोनेशन होगा, जिसकी वजह से ये वाला जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, समझ गए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ से बॉन्ड लेंथ होता है जो C2H4 में इथीन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड से ज्यादा आएगा। एक्स बॉन्ड लेंथ ऐसे लिख लो, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, एज एक्सपेक्टेड, फ्रॉम एक्सपेक्टेड, फ्रॉम एक्सपेक्टेड। मतलब जो सोचे थे कि डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। रीजन क्या है कि यहाँ पे बैक डोनेशन होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होने लगता है। और देखो कुछ और सॉल्ट है जिनको याद रख लेना, जैसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अगर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो आयरन जो होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और चार पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, प्लस एक NO के साथ बनाता है।
और यहाँ पे एक काउंटर आयन होगा सल्फेट। तो आयरन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, NO पे भी +1 होता है। तो इसमें देखो कैटायनिक लिगेंड है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक कैटायनिक लिगेंड है और यहाँ पे सल्फेट पे तो 2- चार्ज है। तो देखो इसका फॉर्मूला याद रख लेना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और इसमें पूछ सकता है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, NO+ का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो ये सब याद रखना। एक और कॉम्प्लेक्स याद रख लेना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है Na2FeCN5NO। तो यहाँ पे देखो NO पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला याद रखना। इसमें जो NO होता है, नाइट्रोसिलियम आयन जो होता है, वो पेटानिक लिगेंड है। और यहाँ पे देखो एक प्रशियन ब्लू करके कॉम्प्लेक्स होता है, प्रशियन ब्लू। और एक होता है टर्न ब्लू ब्लू, टर्न बुल ब्लू। तो यहाँ देखो प्रशियन ब्लू, जो प्रशियन ब्लू है इसमें क्या होता है, आयरन जो होता है काउंटर आयन O+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और एक साइनो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें जो आयरन है O+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और ये साइनो कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे CN4 लगेंगे, समझे। और यहाँ पे देखो टर्न ब्लू जो है उसमें जो काउंटर आयन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और जो कॉम्प्लेक्स आयन का आयरन है वो होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अच्छा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, ये भी साइनो कॉम्प्लेक्स होता है। CN6 6 साइनाइड लिगेंड लगेंगे। अब देखो डब्बे पे कितना चार्ज आएगा, ये साइनो कॉम्प्लेक्स है तो 6 साइनाइड लिगेंड लगाओ, यहाँ पे 6 लगेगा। 6 साइनाइड लिगेंड लगेंगे तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। देखो यहाँ पे देखेंगे तो डब्बे पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, -4। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो Fe4 और यहाँ पे Fe हो गया CN6 और इधर आ जाएगा 3। तो इसका नाम है प्रशियन ब्लू। कैसे लिख सकते हो, याद रखना, जो काउंटर आयन है डब्बे के बाहर उस पे जो आयरन है वो फेरिक है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जो डब्बे के अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मीन्स फेरस आयन है। तो इसको फेरिक फेरो साइनाइड भी बोलते हैं, फेरिक फेरो साइनाइड, फेरिक फेरो साइनाइड। कॉमन नाम क्या है, फेरिक फेरो साइनाइड। और यहाँ पे देखो डब्बे पे कितना चार्ज आएगा, -3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं Fe3 और यहाँ पे हो जाएगा FeCN6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 फेरो फेरिक साइनाइड। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा फेरो फेरिक साइनाइड। तो इसको याद रखना है, ये टर्न ब्लू और पर्शियन ब्लू, तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटीज ऑफ ए लिगेंड गिवन बिलो टुवर्ड ए कॉमन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल आयन रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे देखो अगर ये जो लिगेंड है इसका मैक्सिमम डेंसिटी कितना हो सकता है, अगर कोई कॉमन ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक का मेटल है और कोई इनर ट्रांजिशन मेटल है मतलब एफ ब्लॉक का कोई मेटल है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का, समझे। तो देखो जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं कॉमन ट्रांजिशन मेटल, इनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। ये मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। और जो इनर ट्रांजिशन मेटल होते हैं इनका साइज बड़ा होता है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 8 10 मतलब हायर कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल कॉमन ट्रांजिशन मेटल अगर यहाँ पे होगा तो ये मैक्सिमम कितना डेंसिटी शो करेगा, 6, क्योंकि 6 से ज़्यादा तो मेटल बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। डी ब्लॉक का कोई कॉमन ट्रांजिशन मेटल होगा तो यहाँ पे देखो इसकी डेंसिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 बॉन्ड कॉमन ट्रांजिशन मेटल तो बनाएगा नहीं। तो उस केस में मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल एटम के साथ, तो इसका डेंसिटी हो जाएगा 6। लेकिन अगर कोई इनर ट्रांजिशन मेटल आएगा, जैसे एफ ब्लॉक का कोई मेटल आ गया लेंथेनाइड सीरीज का या एक्टिनाइड सीरीज का,
तो वो तो मैक्सिमम कोवैलेंसी शो कर सकता है। तो उस केस में ये क्या करेगा, 8 का 8 जो भी डोनर साइड है अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और उसके साथ कोवैलेंट बनाएगा। तो अगर कोई इनर ट्रांजिशन मेटल होगा तो उस केस में मैक्सिमम डेंसिटी इसका कितना हो जाएगा, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 एंड 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एसिडिक फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड गिव ए प्रूशियन ब्लू कलर्ड कोलाइडल स्पीसीज इट इज। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फेरिक क्लोराइड है वो एसिडिक मीडियम में है और इसका रिएक्शन करा रहा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe तो यहाँ पे एक प्रोशियन ब्लू कलर का कोलाइडल स्पीसीज मिलता है। तो यहाँ देखो आयरन पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे चेक करेंगे तो इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, Fe। यहाँ पे देखो डब्बे पे कितना चार्ज आने वाला है, -4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो इस तरह से मिलेगा अपने को आयरन पे +3 मतलब फेरिक आयन और एक कोऑर्डिनेशन स्फेयर। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रेशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। Fe हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो गया FeCN6। जो अभी हम लोग सीखे थे प्रेशियन ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, तो यही तो है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 3 मोल्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विथ फॉर्मूला COEN का होल ट्वाइस Cl3 gives 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ excess of silver nitrate. The secondary valency of CO in the complex is। यहाँ पे देखो 3 मोल कॉम्प्लेक्स का लिए हैं तो 3 मोल AgCl का व्हाइट पीपीटी मिल रहा है। इसका मतलब 1 मोल कॉम्प्लेक्स लेते तो 1 मोल मिलता। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है उसमें 1 मोल ही क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो कॉम्प्लेक्स ऐसा है। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी पूछ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर भी दे सकते थे। जैसे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से कैलकुलेट करवा रहा है +3 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे सेकेंडरी वैलेंसी कितना होता है 6। तो इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ऐसे भी कैलकुलेट करोगे तो जो डेटा दिया है उसके हिसाब से तो ऐसे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स को। और यहाँ से देखो ईएन जो है बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 ईएन कुल 4 बॉन्ड बना लेगा, प्लस क्लोराइड मोनोडेंटेड है तो 2 क्लोराइड 2 बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ। तो सेंट्रल एटम ने टोटल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर को ही वर्नर थियरी में बोला गया है सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ से सेकेंडरी वैलेंसी कितना आ जाएगा 6। तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। थैंक यू।